नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न इंडिया के लेक्चर नंबर 6 में हम बात करने जा रहे हैं लॉर्ड वेलेस्ली से लेके लॉर्ड डलहौजी तक का सफ़र। ये 1798 से 1856 तक का है, क्योंकि इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह होगा और इस विद्रोह के बाद कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम इस पीरियड में ब्रिटिश के उन सारी पॉलिसीज को देखेंगे, कैसे हर गवर्नर जनरल ने अपने एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन की पॉलिसी को अपनाया, मतलब विस्तार और ठहराव। इसी क्रम में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इस विस्तार और ठहराव की नीति में जो वैरन हेस्टिंग 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इनकी खुद की अपनी जो आर्मी, जो खुद का काउंसिल होता है, उस काउंसिल में इनके विरुद्ध में बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी की जाती है। इनके हाथ बंधे हुए हैं। मद्रास और बॉम्बे, ये दोनों अभी भी इनकी सुपरमैसी को मानने को तैयार नहीं है। इन सारे चैलेंजेस के साथ साथ इनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में बहुत सारे इश्यूज, इसके अलावा जो जुडिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, उसके साथ भी बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के जुरिस्डिक्शन को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत विवाद बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोकल रूलर्स हैं, भारतीय रूलर्स, उसके साथ भी उसने बहुत बार अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया युद्ध के माध्यम से, और हर बार इसको या तो हार माननी पड़ी या फिर स्टेलमेट हुआ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था एंग्लो मैसूर वार। दो एंग्लो मैसूर वार इसके टाइम पीरियड में होता है। दोनों में कोई पर्टिकुलर आउटकम निकल कर नहीं आता है। एक पहले होता है 1769 के टाइम पे, वो इसका टाइम पीरियड पे नहीं हुआ। दूसरा वाला होता है इसके टाइम पीरियड होता है 1780 से 1784। एंड अगेन इसमें भी इसकी बहुत बुरी तरह हार होती है। वैरन हेस्टिंग के टाइम पे ही जस्ट उसने एक ऐसे एम्पायर की नींव रखी है जहां पे बहुत सारे इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सभी तरह के। लेकिन इसके बाद इस चीज को सही करने के लिए एक बहुत ही काबिल इंसान को भेजा जाता है, जो कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ ही इज अ वेरी गुड मिलिट्री पर्सन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस सबसे पहले यहाँ आके बहुत तरह के गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं, बहुत तरह के चेंज लेके आते हैं। कॉर्नवालिस कोड ऑफ सिस्टम, कॉर्नवालिस कोड का यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है। इसके अलावा इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना शुरू किया, और इन्हीं के टाइम पे हम परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम को देखना शुरू करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के फंक्शन को सेपरेट किया। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, दिस सेपरेशन was not because he wanted to make judiciary and executive separate so that they are based on the principle of Montesquieu separation of power. Rather, this was basically to enable executive to function more efficiently in collection of revenue. Collectors were stripped of their functions to act as a judicial officer. इस वाले कार्यकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंसोलिडेशन का काम किया। इसके कार्यकाल में सिर्फ आपको एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी में देखने को मिली थी, वो मिला था अगेन टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के सामने में इसका थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, एंड ही हिमसेल्फ कमांडेड, क्योंकि मैंने बताया कि ही वाज आर्मी मैन एंड आल्सो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ही हैड प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसको अमेरिका से बुलाया गया इंडिया में कि भाई तू जा वहां पे चीजों को सही कर। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके बाद जॉन शोर बहुत ही शांत किस्म का आदमी है। अगेन जानबूझ के ऐसे इंसान रखा गया, थोड़ा कंसोलिडेशन का पीरियड चाहिए, शांति का पीरियड चाहिए। अब ये शांति का पीरियड बेसिकली जॉन शोर का पीरियड, जो शांति नहीं है, ये तूफान के पहले की खामोशी है। इस तूफान के पहले खामोशी क्यों? क्योंकि अब जिस बंदे को भेजा जाएगा वो सोच के ही आएगा कि वो इंपेरियलिस्ट सोच, साम्राज्यवादी सोच से उसका रोम रोम ओतप्रोत है। ही वांट्स टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया, और उसके लिए वो हर तरह का शाम दाम दंड विद एवरीथिंग ही विल यूज। वो नई नई पॉलिसीज इजाद करेगा वेरी रूथलेसली। वो अपने एम्बिशन को परस्यू करेगा, एंड दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल टाइगर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज फियरलेस एटीट्यूड। एंड 1798
ही केम इंडिया एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये वो टाइम है जब यूरोप में एक नई क्रांति देखने को मिल रही है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज स्टार्टेड इन 1789 और टू 1799। और जिस टाइम पीरियड पे ये भारत में आ रहा होता है 1798 में, वो टाइम पीरियड है कि नेपोलियन, इस क्रांति के कारण इसका उदय हो चुका है। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको दिमाग में लेके चलना है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेपोलियन यूरोप में फ्रांस की प्रभुता, फ्रांस की वर्चस्व वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है नाउ। और आप सबको अगर ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बिकॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ नेपोलियन, यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ही एग्रेसिव हो गई। राष्ट्रीयता की भावना इतनी कठोर नहीं थी जितनी नेपोलियन के साम्राज्य स्थापित करने के बाद हुई। बिकॉज नेपोलियन ने जैसे जैसे अपने फ्रेंच एम्पायर का एक्सपेंशन करना शुरू किया, अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर साम्राज्य नहीं था वहां के लोगों को इस बात का अनुभव होने लगा कि हमें कोई बाहरी आदमी आकर रूल कर रहा है। एज अ रिएक्शन नेशनलिज्म की फीलिंग काफी स्ट्रांग होती चली गई। एंड दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अभी आगे चल के अलग अलग सुपर पावर्स के बीच में, अलग अलग यूरोपियन पावर्स के बीच में, इट विल लीड टू स्क्रैम्बल। दे विल स्टार्ट इंडिया, अलग अलग यू विल सी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहां पे दे विल स्टार्ट स्क्रैम्बलिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस इट विल लीड टू फाइनली वर्ल्ड वॉर। सो नेपोलियन के टाइम से जैसे फ्रेंच का उद्भव होना शुरू होता है, ब्रिटिशर्स हैज बिकम वेरी जो ब्रिटिशर्स हैं काफी परेशान हो चुके हैं। दे आर बहुत एंक्सियस, मतलब उनके अंदर बहुत चिंता हो चुकी है कि हमें नेपोलियन को कैसे काउंटर करना है। और भारत में एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो अगर नेपोलियन ने अटैक करने की कोशिश किया इन इंडिया थ्रू पर्सिया ने किसी और रूट से, तो वैसे में हमें भारत को अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। सो लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया यहाँ पे, और इसने आते आते इसने बहुत तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए, बहुत तरह का प्रशासनिक सुधार किए। और उसके अलावा इसने अब अपनी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, कैसे अंग्रेज के साम्राज्य को विस्तार किया जाए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इसने एक नई तकनीक की इजाद की। इसके दिमाग में आया कि यार अगर हम किसी के साथ आउटराइट वार करने जाते हैं, मान लो दिस इज ब्रिटिश टेरिटरी, और अभी तक हमने देखा कि थ्रू मोड ऑफ वार के थ्रू एक्सपेंशन हो रहा है। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को कैसे, पहले बंगाल को कैसे कैप्चर किया गया थ्रू द बैटल, वार के थ्रू। अगेन इन 1765 क्लाइव ने प्रॉपर ट्रीटी के थ्रू बंगाल को रेवेन्यू राइट्स अपने हाथ में ले लिए। स्लोली यू विल सी कि एवरी एक्सपेंशन नाउ इज टेकिंग प्लेस थ्रू वार्स। बट वार अपने आप में बहुत कॉस्टली है, इट्स अ कॉस्टली अफेयर। एंड अगेन इस कॉस्टली अफेयर के साथ साथ अगर आप वार के बाद किसी नई टेरिटरी को आप ब्रिटिश कब्जे में लेके आते, तो वहां पे गवर्नेंस की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर चली आती है। सो आपके ऊपर गवर्नेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। बट आपका अल्टीमेट मोटिव यहाँ पे, ब्रिटिशर्स का अल्टीमेट मोटिव क्या है कि जिस भी टेरिटरी पे हम कैप्चर करना चाह रहे हैं वहां पे दो चीजें हो। फर्स्ट, एक तो हमारा आधिपत्य जमा रहे, हमारी सुपरमैसी हो, वी आर सोवरेन, हमारी सोवरेनिटी उसके ऊपर हावी हो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वहां से रेवेन्यू का फ्लो हमारे पास आता रहे, वहां से पैसे हम निकाल के ब्रिटिशर्स के पास पैसे आते रहे। क्या इस चीज को करने के लिए कोई और दूसरा रास्ता ही पॉसिबल है जो हमें वार की तरफ भी लेके नहीं जाए? दूसरा, हमें गवर्नेंस की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर नहीं डाले। सो इस चीज को अचीव करने के लिए वेलेस्ली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लेके आता है, दैट इज सब्सिडियरी अलायंस। दैट स्कीम इज सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि। द वेरी नेम इट सेल्फ सेज, इस पूरे नाम से ही पता चल जाता है
कि सब्सिडियरी अलायंस का जो मोटिव है, इसका मोटिव है सबऑर्डिनेशन। हम आपको सर झुका देंगे, सबऑर्डिनेशन विदाउट एनेक्सेशन। आपकी टेरिटरी को हम कैप्चर नहीं करने वाले हैं, बट वी विल आपको हम सबऑर्डिनेट करके आपसे हम पैसा चूसते रहेंगे। सो व्हाट वाज द स्ट्रैटेजिक पर्पस? स्ट्रैटेजिक पर्पस, पहले तो इसका मैकेनिज्म समझाता हूं। इसका मैकेनिज्म क्या था कि जितने भी टेरिटरीज हैं जो ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्टली गवर्न नहीं है, दो प्रिंसली स्टेट्स राजा महाराजा के द्वारा गवर्न है, वहां पे इसने एक ऑफर सबको दे रहा है कि ऑफर ले लो, निर्मा साबुन ले लो। नो, निर्मा साबुन नहीं। सो ये ऑफर दे रहा है कि सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत वी विल, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, दिल्ली पुलिस। सो ये ऑफर दे रहा है कि यहां पे हमारी आर्मी आपके टेरिटरी में रहेगी, जो आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। चूंकि हमारी आर्मी काफी एडवांस्ड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी आर्मी काफी एडवांस है टेक्नोलॉजिकली, वारफेयर स्टाइल में, जो कि हमने पहले भी कई बार देखा कि जो यूरोपियन स्टाइल आर्मी है, दे आर एडवांस इन एवरी सेंस इन द मोड ऑफ वारफेयर, ऑल्सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कैनन्स, एवरीथिंग, दे आर वेरी मच एडवांस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। सो ये चीज कि व्हाट ही इज सेइंग कि आपकी आर्मी जो यहाँ पे है वो उतनी अच्छी नहीं है, हम आपको अपनी आर्मी दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स की आर्मी। एंड ब्रिटिशर्स की आर्मी आपको दो प्रोटेक्शन देगी। एक प्रोटेक्शन आपको देगी, आपके ऊपर कोई भी बाहरी अटैक नहीं आएगा। अगर कोई बाहरी अटैक करेगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी। प्लस दूसरा, इंटरनली कोई रिवोल्ट वगैरह होता है, कोई आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करता है, उसमें भी आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे। बदले में आपको सालाना हमें एनुअल रेंट पे करना होगा। सो ये इसका स्कीम है, बट इस स्कीम के पीछे, इसके स्कीम के पीछे में कुछ और भी चीजें हैं कि इसने और क्लॉजेस लगा रखे हैं कि हमारा एक आदमी ब्रिटिश आपके कोर्ट में बैठेगा, ब्रिटिश रेसिडेंट उसको कहते हैं, ब्रिटिश रेसिडेंट कोर्ट में बैठेगा। दूसरा, आप हमसे बिना पूछे किसी भी यूरोपियन को अपने कोर्ट में बहाल नहीं कर सकते। बेसिकली इस तरह से फ्रेंच कंट्रोल को, जो मैंने बताया नेपोलियन का, नेपोलियन से डर है इन लोगों को कि नेपोलियन का इन्फ्लुएंस फैलने वाला है, तो इस चीज को भी काउंटर करने के लिए कि नेपोलियन फ्रेंच किसी भी तरह से भारत के किसी भी नोबल, किसी भी प्रिंसली किंगडम के साथ एसोसिएट ना हो सके, तो सब्सिडियरी अलायंसेस को भी काउंटर करने के लिए प्लान डाल दिया कि किसी भी अदर यूरोपियंस को आप अपने यहां पे बहाल नहीं करेंगे, हमसे बिना पूछे हुए। बट अल्टीमेटली दिस वाज अ वीटो पावर। सो ये चीज तो मैकेनिज्म था, बट इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव देखो, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि लॉर्ड वेलेस्ली इज थिंकिंग, सबसे पहले तो ये जब पूरी की पूरी आर्मी किसकी है, ब्रिटिशर्स की, किसके यहाँ, किसके टेरिटरी में है, उस प्रिंसली किंगडम के, जिसको ये सब्सिडी यानी पैसा देके, एनुअल रेंट देके वहां पे आर्मी को उठा रखा है, तो पूरा का पूरा इसके कंट्रोल में आ गया। इसकी पूरी की पूरी सोवरेनिटी, संप्रभुता खत्म हो गई, बिकॉज इसका हर चीज अब ब्रिटिशर्स से पूछ करना पड़ेगा। वैसे एक्सप्लिसिटली क्लॉज में दो तीन बातें मेंशन कर रखी, लेकिन जो ब्रिटिश रेसिडेंट है, जो ब्रिटिशर्स का आदमी जो कोर्ट में बैठा हुआ है, वो आदमी अब मजबूर कर देगा कि ये उनके डे टू गवर्नेंस के मैटर में इंटरफेयर करने के लिए इंटरफेयर करेगा वो। दूसरा, इतनी बड़ी ब्रिटिश यूरोप की आर्मी को वो इसके यहां मेंटेन किए हुए, और उसका खर्चा कौन पे करेगा? उसका खर्चा ये प्रिंसली स्टेट वो खुद पे करेगा। सो इसका इनकम भी आ रहा है, प्लस अगर इन केस कहीं झगड़ा होता है, कोई वार की सिचुएशन आती है, तो वैसे सोच रहे कि सब्सिडियरी अलायंस हमारा हुआ पड़ा है, सो हमारी आर्मी अलग अलग प्रिंसली स्टेट में अलग अलग लोकेशन पे हमारी आर्मी है, और हम अपने आर्मी को मोबिलाइज करना भी काफी आसान हो जाएगा कहीं पे किसी को अटैक हुआ तो। सो वैसे परिस्थिति में सब्सिडियरी अलायंस इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो इसने कई लोगों को फोर्स किया इसके स्ट्रैटेजिक पर्पसेस को देखते हुए, और इमीडिएटली कई सारे पावर्स ने इसको एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि दे अंडरस्टूड
क्योंकि अभी तक 3 वार हो चुका है, एंग्लो मैसूर मराठा वार हो चुका है, तो उन्होंने डायरेक्टली इसे कन्फ्रंट करने से बेहतर समझा इट्स बेटर टू एक्सेप्ट। सबसे पहले हैदराबाद निजाम, सो निजाम ऑफ हैदराबाद सबसे पहले इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया। निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद एक्सेप्ट करने, एक्सेप्टेंस के पीछे दे मे बी रीजन कि दैट टाइम दे हैव बिकम वेरी मच वीक, और इनको 24 लाख रुपए का एनुअल पेमेंट के बेसिस पे इनको सब्सिडरी अलायंस साइन करवाया गया। सो निजाम के बाद, उसके बाद अवध 1801, उसके बाद बहुत से छोटे छोटे सूरत वगैरह हैं, लेकिन इसी सब्सिडरी अलायंस के कारण दो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा विथ मराठास, मराठास अभी भी अपने पावर को इसके हाथों में नहीं देंगे। दूसरा टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के भी कान में बात पहुंच चुकी है कि यार ये वेलेस्ली कुछ दिमाग में कुछ खुरफात लगा रहा है, और टीपू सुल्तान खुद खुरफाती, बताया था ना यूपीएससी का तैयारी करता है वो, सो खुद खुराफाती, तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। और इन दोनों कारण अब अंडरस्टूड है, अगर ये दोनों नहीं लेंगे तो क्या होगा, वार, इन दोनों के साथ में वार होगा। तो सबसे पहले वी विल सी फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जिसने पूरा का पूरा अस्तित्व खत्म कर दिया मैसूर को। इसका बैकग्राउंड में जो सबसे इमीडिएट घटना थी, वो इमीडिएट घटना को देखते हैं कि 1792 थर्ड एंग्लो मैसूर वार हो चुका है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में जो टीपू है, टीपू का आधी टेरिटरी ब्रिटिश से कैप्चर में है, बट वो तब से इसको दिमाग में चल रहा है किसी तरह से हमें यहां से अपने टेरिटरी को भी कैप्चर करना है और ब्रिटिशर्स को निकाल भेजना है। सो इन 1798 वो फ्रेंच को चिट्ठी भेजता है कि तुम भारत में आओ और भारत में आके हमारी हेल्प करो। वैसे भी टीपू सुल्तान के काफी अच्छे कनेक्शंस हैं विद फ्रेंच। सो 1798 में ही सेंड्स अ लेटर टू फ्रेंच, जो फ्रेंच की दूतावास में, मतलब जो राजदूत हैं वो मॉरिशस में है, और मॉरिशस में चिट्ठी भेजवाता है, और चिट्ठी को लॉर्ड वेलेस्ली बीच में ही पकड़ लेता है। इसको पता चल जाता है कि टीपू इज समथिंग प्लानिंग बिग, और ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है। प्रीएम्प्टिव मतलब युद्ध होने से पहले कि टीपू कुछ करे, हम ये अटैक कर देते हैं। सो इस इमीडिएट कारण से ये स्टार्ट होता है, और 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्टेड। ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से जनरल हैरिस एंड आर्थर वेलेस्ली को भेजा गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। उसके बाद 4 मई 1799 देयर हैपेंड वेरी फियर्स बैटल। टीपू सुल्तान तो झुकने वाला था नहीं, उसने बोला कि जो हो जाए वी विल फाइट टू द लास्ट एंड, एंड 6000 मैसूरियन आर्मी was killed and Tipu Sultan also died in this battle. टीपू सुल्तान का मरने के बाद जो उसकी टेरिटरी थी, वो टेरिटरी को कुछ मराठा को दे, कुछ हैदराबाद को दे दिया गया, कुछ पार्ट रखा ब्रिटिशर्स ने। बाकी वोडेयर डायनेस्टी, जिससे हैदर अली ने यहाँ पे पावर, सत्ता की कमान संभाली, जिसे सत्ता कैप्चर किया था, उसको वापस रिस्टोर कर दिया गया। वैसे वेलेस्ली चाहता तो यहां पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल भी स्टैब्लिश कर सकता था, बट ही डिडंट।
इसने सिर्फ साउदर्न कर्नाटका और मालाबार वाला पोर्शन अपने पास रखा, बाकी उसने वोडेयार डायनेस्टी को दे दिया। और इसकी पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे दिखती है रॉबर्ट क्लाइव की तुलना में। रॉबर्ट क्लाइव होता कि चलो यार टेरिटरी हमारे हाथ में लगे, इसको डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट करते हैं। या फिर हेस्टिंग्स भी यही करता है, वारन हेस्टिंग, बट ही डिडंट बिकॉज ही डोंट वांट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही डजंट वांट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस, ही वांट पैसा और सोवरेन पावर। So fourth Anglo-Mysore War 1799 it ended with the death of टीपू सुल्तान। और ये जो वोडेयार डायनेस्टी है, दिस वोडेयार डायनेस्टी को सब्सिडियरी अलायंस में ले आया गया। सो प्रश्न उठता है क्या मैसूर ने सब्सिडियरी अलायंस किया था? जी हाँ सर किया था, बस बट टीपू सुल्तान वाली लीनियस में नहीं, वोडेयार डायनेस्टी ने। इट वाज आफ्टर बैटल व्हेन डिफीटेड देन दे वर फोर्स्ड टू साइन द सब्सिडियरी अलायंस। नाउ लेट्स मूव टू द मराठा। मराठा के साथ में क्या समस्या? मराठा तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं। सो विथ मराठा तो मराठा सेकेंड एंग्लो मराठा वार हैपेंड। और ये समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स बैकग्राउंड कि 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई है। और ट्रीटी ऑफ सालबाई होने के कारण अभी शांति का माहौल था। हमने देखा था कि 20 साल का पीस पीरियड ऐसे बोला जाता है, जिसने एक अंग्रेजों को पीस पीरियड दिया 20 ईयर्स का। सो इस बीच में इस 20 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ। माधव राव टू, जो नारायण राव का छोटा बेटा था, ही ऑल्सो डाइड इन 1795। और इसके मरने के बाद फिर से हुआ कि आखिर कौन नया पेशवा बनेगा। एंड रघुनाथ राव की दिली इच्छा थी पेशवा बनने की। हमने देखा उसने बहुत सारे कांड प्रपंच किए, हत्या तक करवाई। सो अगेन अब उसका बेटा नाउ वांट्स टू बिकम नेक्स्ट पेशवा, बाजीराव टू। चाचा का नाम रखा है, चाचा नहीं मतलब ही विल बी द हायर देन दैट। सो बाजीराव टू का नाम, बाजीराव टू वांट्स टू बिकम द नेक्स्ट पेशवा, और ये पेशवा बन जाता है। लेकिन इसके दो इसके मेन वीकनेस है। पहला, जो इसकी फादर के इमेज है वो काफी कंट्रोवर्शियल है। सेकंड, ये खुद बहुत बड़ा कोवार्ड है, कायर है, पट्टू। सो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है बाजीराव टू के कारण सब्सिडियरी अलायंस होगा, अभी देखते हैं, आते हैं उस पर। दूसरा क्या हुआ कि जैसे जैसे मराठा आगे बढ़ते रहे, मराठा का टाइम पीरियड हम आगे बढ़ रहे हैं, स्पेशली माधवराव टू के पीरियड में हम देख रहे हैं कि मराठा कॉन्फेडरेसी, मतलब मराठा अब एक कोई यूनिफाइड एम्पायर नहीं है। अगर ये मराठा पूरा अगर हम देखें तो मराठा में छोटे छोटे पॉकेट्स में क्रिएट हो गए हैं पावर्स, और बेसिकली 5 पावर सेंटर्स इमर्ज हो गए विद इन मराठा। और मराठा को जो कॉन्फेडरेशन कहा जाने लगा कि पांचों एक तरह से अपने एरिया में इंडिपेंडेंट है रूल करने के लिए। और इनमें से देवेर होलकर ऑफ इंदौर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, सिंधिया ग्वालियर से, पेशवा पुणे से, भोसले इंदौर, एंड गायकवाड़ बड़ौदा। सो ये पांच कॉन्फेडरेशन पावर सेंटर्स इमर्ज हो गए। और ऐसा नहीं कि इन पांचों पावर सेंटर के बीच में काफी अच्छी कोऑर्डिनेशन, काफी अच्छी बॉन्डिंग है, रादर इनके बीच में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट था। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में 2 मेन पावर सेंटर है जिनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, पेशवा एंड होलकर के बीच में। ये दोनों बिल्कुल एंटी हैं एक दूसरे के। सो इन दोनों के एंटी होने के कारण होता क्या है कि होलकर, यशवंतराव होलकर उस समय ही इज लीडिंग, सॉरी भोसले ऑफ नागपुर, नॉट होल, भोसले ऑफ
नागपुर, होलकर ऑफ इंदौर, भोसले नागपुर का है और ये इंदौर है। सो व्हाट होलकर, तो यशवंतराव होलकर और पेशवा के बीच में काफी कंट्रोवर्सी, काफी दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे, काफी ज्यादा पावर टैशल है। सो इसमें यशवंतराव होलकर का छोटा भाई विट्ठोजी होलकर ने पेशवा के टेरिटरी में घुस के रेड मारा और ही गॉट कैप्चर्ड, उसको पकड़ लिया गया। सो पकड़े जाने के बाद पेशवा ने उसको बहुत निर्ममता के साथ, कहा जाता है कि हाथियों के नीचे कुचलवा के उसको मार दिया। सो ये जो अटैक था ये यशवंतराव होलकर ने काफी पर्सनली लिया। उसको लगा कि इतनी निर्ममता से हत्या नहीं करनी चाहिए थी, वी कुड हैव ट्रीटी निगोशिएट वगैरह कर सकते थे। और इसका बदला लेने के लिए होलकर ने फुल आर्मी के साथ पेशवा पे अटैक किया। तो जब पेशवा पे अटैक हुआ सो बहुत, और ही इज वेरी ब्रेव पर्सन यशवंतराव होलकर। सो होलकर की आर्मी बैटल ऑफ हैदपसर, बैटल ऑफ HADAPSAR, हदपसार, और इसमें बुरी तरह से पेशवा को पीटा जाता है, बहुत जबरदस्त। सो पेशवा वॉज कंप्लीटली डिथ्रोन्ड और उसके बाद उसको यहां से मार पीट कर भगा दिया गया और पेशवा का सौतेला भाई है अमृत राव, उसको गद्दी में बैठा दिया गया एज ए इंटरिम पेशवा और होलकर के हाथ में कंप्लीट पावर आ गया। सो अब ये परेशान है, ये पेशवा जो है बाजीराव टू कायर एक नंबर का, ऊपर से इसके अंदर इसकी बाप की आत्मा कभी भटकते रहती है, तो ये परेशान है कि क्या करे। इसका बाप भी यही किया था, ये अंग्रेज के पास गया था, तो ये अभी वसीम में है, वसाई, और यहां पे ये जाके ट्रीटी कर लेता है विथ अंग्रेज। सो ट्रीटी ऑफ बसीम बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके दिमाग में इसको कोई बताता है कि भैया अंग्रेजों की तरफ से निरमा पाउडर का ऑफर चल रहा है, निरमा पाउडर का ऑफर चल रहा है, जिसमें अंग्रेज को आप अगर सब्सिडरी अलायंस का अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो ऐसे ही बोल रहा है कि मेरे पास तो ऐसे भी हारने कुछ है नहीं, जीत गए तो दे देंगे पैसा, ऐसे भी नहीं जीत पाए तो वैसे भी हम बाहरी भागे ही हुए हैं। सो ही साइंस ट्रीटी ऑफ बसीम, इट्स अ काइंड ऑफ सब्सिडरी अलायंस विद वेलेस्ली गवर्नमेंट। सो ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया, बोला कि भैया हमको तुम वापस पुणे में पेशवा बना दो, तुम्हारे सारे टर्म्स एंड अग्रीमेंट सब मंजूर है हमको। And this was a watershed movement because why this become watershed movement because this is the मराठा ने पहली बार अपनी सोवरेनिटी को गिरवी रख दिया। सो मराठा जैसे ही इस ट्रीटी के बारे में बाकी मराठा कॉन्फेडरेसी के रूलर्स को पता चला, दे फील वेरी, स्पेशली दौलत और सिंधिया, दौलत राव सिंधिया एंड राघोजी टू भोसले, राघोजी भोसले को इस ट्रीटी से काफी दुख हुआ कि मराठा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो मराठा के सानू शपथ के खिलाफ है, दूसरा ये ब्रिटिश ने बहुत चालाकी से हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाते हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे संप्रभुता में अब ब्रिटिश सेंध लग चुकी है। सो ये दोनों ने इमीडिएटली प्रेशर बनाना शुरू किया कि इस ट्रीटी को कैंसिल किया जाए, सो इन्होंने डिप्लोमेटिकली काफी प्रयास किया, बट डिप्लोमेटिकली वेलेस्ली सुनने वाला था नहीं, वेलेस्ली तो बस मौका खोज ही रहा है। एंड द पेशवा, मतलब निकाला हुआ पेशवा, बाजीराव टू के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। सो जब सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल्ड, सो इन दोनों ने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया, बोला कैसे नहीं मानेगा तो फिर चल लड़के इस ट्रीटी को कैंसिल करवाते हैं। एंड इट लेड टू द वार।
और ये वार तो होना ही था बिकॉज वेलेस्ली इस ट्रीटी के ताक में बहुत लंबे टाइम से है। मतलब जब से सब्सिडियरी अलायंस किया है तब से सोच रहा है कि कैसे हम मराठा को अपने कैप्चर में लेके आए, उनसे ट्रीटी साइन करें। एंड ही इज एग्रेसिवली परसुइंग हिज फॉरवर्ड पॉलिसी कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस को भी हटा देना है और ब्रिटिश सुजरनिटी को स्टैब्लिश कर देना है। ब्रिटिश सुजरनिटी ब्रिटिश suzerainty will be established by subsidiary alliance. So finally, Battle of Versailles took place. 23 September 1803. Battle of Versailles took place. एंड बैटल ऑफ वर्साइल्स में इधर से वेलेस्ली है। कौन वेलेस्ली? आर्थर वेलेस्ली। अच्छा, आप लोग आर्थर वेलेस्ली के बारे में पता नहीं होगा। आर्थर वेलेस्ली के बारे में कहा जाता है कि ही इज द फाइनेस्ट जनरल, ब्रिटिश जनरल ऑफ दैट टाइम। और उसको ये रिवार्ड, ये रिकॉग्निशन खुद नेपोलियन ने दिया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जब वेलेस्ली फाइट करने गया है, वेलेस्ली जीत के ही आता है। और वेलेस्ली ने खुद अपने डायरी में लिखा था कि ये सबसे ब्लडी फाइट जो मैंने लड़ा, दैट वाज ब्लडी एंड फाइनेस्ट फाइट आई हैव फॉट इन इंडिया। सो आर्थर वेलेस्ली एक तरफ है, दूसरी तरफ है तुम्हारा सिंधिया एंड भोसले की कंबाइंड आर्मी। भोसले की कंबाइंड आर्मी 30,000 पैदल सेना प्लस 10,000 घुड़सवार, 100 बड़े बड़े तोप लेके दे ऑल रीच्ड। वेलेस्ली के पास 4500 ही हैं, बट फाइनली वेलेस्ली जीत जाता है। मुझे समझ में ये नहीं आता, अभी तक ये लोग समझ में नहीं आया क्या कि जब तक अपने आर्मी को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे तब तक हम जीत नहीं सकते। नंबर्स के दम पे तो नहीं जीत पाओगे। सो मोर और लेस 6,000 के आसपास मराठा आर्मी डाइड, 1500 इनकी आर्मी डाइड। और यहाँ से द ब्लडीएस्ट बैटल आई हैव एवर फाउट, वेलेस्ली बोलता है, एंड दिस बैटल अगेन बिकम वेरी डिसाइसिव क्योंकि ये दोनों पावर वाज डिफीटेड। एक बार फिर से स्टोरी को रिवाइंड करते हैं। पूरी स्टोरी में कहानी शुरू होती है होलकर के कारण। होलकर और पेशवा कॉन्फ्लिक्ट है। पेशवा चला गया है तुम्हारा अंग्रेज के पास में और होलकर से अपना पेशवा का पोजीशन वापस लेने के लिए। सो जब ये लड़ाई चल रही है तो पेशवा को भी, होलकर को भी आना चाहिए ना। होलकर शुड हैव कम हियर। अब इन लोगों का जो आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण होलकर ने इंटर नहीं किया, ठीक है। होलकर के कारण ही पूरी कहानी शुरू हुई है। सो होलकर बहुत ही न्यूट्रल होकर चीजों को देख रहा है। बट होलकर अभी भी न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन किए हुए है। इसके बावजूद फिर से एक बार भोसले ट्राई करता है। भोसले अगेन ट्राइड, देन बैटल ऑफ अरगांव 28 नवंबर 2000 नहीं 1803। एंड अगेन ही वॉज डिफीटेड। एंड इसी टाइम फ्रेम में अगर आप लोग को याद होगा 1803 वाले टाइम फ्रेम में कि दिल्ली पे अंग्रेज कैप्चर कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप लोग को पता नहीं होगा, शाह आलम 2 को जब ब्रिटिशर्स ने इलाहाबाद में एज ए पेंशनर बना दिया 1765 में, तो 1771-72 में माधवराव उसको वापस लाके दिल्ली में बिठाता है। तो फिर से एक बार दिल्ली सिंबॉलिकली मुगल का सिंबल बन जाते हैं। भले ही इनका बहुत छोटा एरिया हो गया, बट द सिंबॉलिकली। सो फाइनली इन 1802 या 3 में ब्रिटिशर्स ने कैप्चर्ड दिल्ली। दिस ऑल्सो बिकम, आई थिंक इन 1803 में, 1803 के सितंबर में दे कैप्चर्ड दिल्ली। 1803 के सितंबर में दे कैप्चर्ड दिल्ली। एंड मुगल एम्पायर शाह आलम 2
अभी तक जिंदा है 1765 से, ठीक है। उसको फिर से कंपनी के गार्डियनशिप में उसको पेंशन देकर बोला गया कि महाराज आप बैठिए यहीं पर आराम से, हुक्का पानी का पैसा हम लोग भेजते रहेंगे, अब दिल्ली में तुम अंग्रेजों के कंट्रोल में रहोगे। तो सिंबॉलिकली ये दिखाता है कि फाइनली मुगल को पूर्ण रूप से अंग्रेज ने अपने कैप्चर में कर लिया। इसी बीच में ये होता है। इसी बीच में भोसले के हारने के बाद जब भोसले पूर्ण रूप से एकदम खत्म हो जाते हैं, भोसले को जबरदस्ती ट्रीटी सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया गया। सो एक बार सिंधिया फिर से हिम्मत करता, सिंधिया फिर लड़ता है बैटल ऑफ लसवारी, और इसमें भी हार जाता है, जिसके साथ भी ट्रीटी साइन हो जाता है। सो मोटा मोटी हमने देखा कि 3 लोगों से ट्रीटी साइन हो चुकी, सब्सिडरी अलायंस भोसले के साथ में हो चुका, सिंधिया के साथ में हो चुका, पेशवा के साथ में हो चुका, होलकर अभी भी करने को तैयार नहीं है। और गायकवाड़ के बारे में अब नहीं पढ़ेंगे, मैं आता हूं गायकवाड़ के बारे में, गायकवाड़ ने क्या किया था। सो होलकर अभी भी, जब होलकर दोनों ट्रीटी अलायंस साइन कर लेते हैं तो होलकर को लगता है कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन ब्रिटिशर्स मेरे ऊपर भी ट्रीटी इंपोज करते हैं। अब वो पेशवा से सारी बातें भूल चुका है, उसके बस ये लग रहा है कि ब्रिटिशर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं, दे मे इंपोज सेम टाइप ऑफ सब्सिडरी अलायंस मेरे ऊपर भी। सो होलकर को अब लगता है कि मैंने न्यूट्रलिटी मेंटेन करके बहुत गलत कर दिया। 1803 और जो चल रहा था बैटल, उसमें मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब फाइनली वो 1805 तक वो चाहता है कि नहीं हो, लेकिन 1805 तक व्हाट ही इज ट्राइंग, उसके बाद उसको समझ में आता है तो ही स्टार्टेड गुरिल्ला वारफेयर। उसने गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू अटैक करने का प्रयास करना शुरू कर दिया और उसने ब्रिटिशर्स पे कई जगह हानि पहुंचाने की कोशिश की। फाइनली वो दिल्ली तक पहुंच जाता है, और जो दिल्ली में कैप्चर किया गया था शाह आलम II का, मैं तो बदनसीब इंसान बेचारा, हर बार कैप्चर में रहता, कभी इधर से उधर कभी इधर से उधर। फिर से उसको 1804 में फिर से मराठा कैप्चर में ले लिया, शाह आलम II को ब्रिटिश प्रोटेक्शन से भी निकाल दिया। लेकिन फाइनली होलकर वाज ऑल्सो नॉट डिफीटेड। सिंधिया और भोसले वाला का हाल नहीं होता है, इसने बहुत बहादुरी से फाइट किया और ब्रिटिशर्स के साथ में बहुत ही इक्वल टर्म पे बोला कि ठीक है। उसने ट्रूस स्टैब्लिश किया, जहां पे इसने भी सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। ट्रीटी ऑफ राजघाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी। सब ट्रीटी याद नहीं करने, ट्रीटी ऑफ राजघाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 24 दिसंबर 1805। कौन आपका गवर्नर जनरल है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हम गलत बोल रहे हैं? वही हम बताते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस क्यों हम बोल रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका गवर्नर जनरल है इस टाइम पे। 1793 से 1798, 1786 से 1793 ये टाइम पीरियड है कॉर्नवालिस का। बेटा कॉर्नवालिस को दोबारा भेजा गया वेलेस्ली के बाद। सो जब दोबारा आया कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस के टाइम पे ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन होता है, भी हम बताते हैं इसके बारे में। सो इस तरह से इंटायर मराठा वाज ब्राउट अंडर सब्सिडरी अलायंस। गायकवाड़ के बारे में आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गायकवाड़ ने बहुत पहले ही अपने आप को अलाइन कर लिया था ब्रिटिशर्स के साथ में। सो ब्रिटिशर्स के साथ उसने कभी फाइट ही नहीं किया और ब्रिटिशर्स की सारी बात मानते रहा। तो फॉर्मली उसने सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं किया, बट सब्सिडरी अलायंस की सारी बातें उसने मानी रखी थी पहले से। सो ब्रिटिश ने कभी इंपोज नहीं किया, और आगे चल के शायद कभी साइन किया नहीं किया, बट उस टाइम पे साइन नहीं किया। उसके पीछे कारण ये था कि ऐसा तो ब्रिटिशर्स से डरते बहुत थे। मेन रीजन वाज दैट उसने ऑलरेडी वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन मान चुका था। सो लॉर्ड वेलेस्ली के जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में इसने मराठा का ऑलमोस्ट नस्ता बदून कर दिया, मैसूर को नस्ता बदून कर दिया। सब्सिडरी अलायंस सारे पावर्स को इसने कैप्चर कर लिया, मेजर पावर लाइक हैदराबाद, ऑल दिस थिंग्स। इसने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज किए थे, दैट विल सी। उसके बाद थोड़ा सा इसका देखें कि लॉर्ड वेलेस्ली के कारण कंपनी को बहुत लॉस हुआ, और उस लॉस को मैनेज करने के लिए, इसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को मैनेज करने के लिए कंपनी बोली कि यार फिर से किसको भेजना पड़ेगा? कॉर्नवालिस को। वही कॉर्नवालिस है जो सही कर सकता है, इसी को भेजो।
वेलेस्ली ने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म था फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1800 में उसने स्टैब्लिश किया। इसके पीछे मेन कारण ये था कि उसको लगता था कि जो वहाँ पे इंग्लैंड से जो ICS ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज वाले ऑफिसर्स, कंपनी को सिविल सर्वेंट को बेसिकली इंडियन लैंग्वेजेस, लॉ, कल्चर में, भारतीय कल्चर में उनको ट्रेन करने के लिए, ताकि वो नेटिव सिस्टम जो भारतीय सिस्टम है उनके खिलाफ बहुत इग्नोरेंट हुआ करे, उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे क्या कस्टम्स, क्या ट्रेडिशन है। तो पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, इंडियन लॉ, कल्चर के बारे में तक उनको पहले से कुछ प्री नॉलेज हो, जिससे जब लोगों से डीलिंग हो तो डीलिंग में वो अच्छे से बातों को समझ सके। दूसरा, उसने अर्बन प्लानिंग वगैरह पे भी जोर दिया। कलकत्ता को उसने फिर से कोशिश किया कि प्रॉपर अर्बन सिटी के रूप में इसको डेवलप किया जाए, तो उस पर भी उसने काम किया। फिर उसके बाद ओरिएंटलिस्ट और यूटिलिटेरियन जो पॉलिसी है उसमें भी थोड़ा थोड़ा डिबेट चला, इसके बारे में बाद में आगे बात करेंगे। बट मोर और लेस इन सभी रिफॉर्म के बजाय हिज टेन्योर इज बेसिकली नोन कि ये एक्सपेंशनिस्ट है, लेकिन इसके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के कारण ये लगातार युद्ध वगैरह कर रहा है, सब्सिडरी अलायंस वगैरह लेके आ रहे हैं, लेकिन फाइनली कंपनी को बुलाना पड़ जाता है। कंपनी बोलती है कि वेलेस्ली तू आ जा, तेरे से ना हो पाएगा। सो बेसिकली इसके पीछे कारण क्या है कि ये एक तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वार में भिड़ गया, एक मराठा के साथ बहुत सारे वार इसने लड़े, दूसरा इसका एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ सब्सिडरी अलायंस ने जो सोच के किया था, ये शायद आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, बट आई एम गिविंग यू कि सब्सिडरी अलायंस उसने जो बहुत ज़्यादा सब लोगों के बहुत अलग अलग स्टेट के साथ में उसने जो लोन अग्रीमेंट नहीं, रेंट, इसने जो रेंट का किया था कि सालाना हम रेंट देंगे, वो बेसिकली सब जगह से टाइमली पैसा नहीं आता था। और उसको प्रोटेक्शन करने के लिए वहां पे बहुत बड़ी आर्मी जो खड़ी करनी पड़ती थी, वो खड़ी करने के लिए अंग्रेज को खुद पैसा देना पड़ता था स्टार्टिंग में, कि इसको सैलरी वगैरह इंटायर आर्मी खड़ी करना तो आपकी जिम्मेदारी अंग्रेज की, एंड इसको रेंट मिलेगा, बट ये रेंट उनको टाइमली पैसा कैश में नहीं मिलता था। मेनी टाइम जैसे अवध का जो नवाब है, निजाम हैदराबाद, जब फ्रीक्वेंट कंपनी को डिले होने लगा पैसा आने में, और इस पैसा आने के डिले होने के कारण प्लस जो वार फाइट किए जा रहे हैं, कंपनी का 1805 में जब वेलेस्ली को बुलाया जाता है तो कंपनी का जो वित्तीय घाटा है 2 करोड़ पहुंच चुका है, और 2 करोड़ इमेजिन 1800 बहुत बड़ा अमाउंट है। तीसरा, इसने इतनी बड़ी आर्मी खड़ी करने का प्रयास कर दी, ओवर कमिटमेंट, वेलेस्ली ने ओवर कमिटमेंट शुरू कर दिया कि सब्सिडरी हमारे आपको अलग अलग राज्यों से अलग अलग कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो इससे क्या हो गया कि इट लेड टू थिन स्प्रेड ऑफ आर्मी। थिन स्प्रेड मतलब बहुत बड़ी आर्मी को बहुत बड़े एरिया में फैला देना। सो इसके मैन पावर बहुत स्ट्रेच हो गया, ओवर स्ट्रेच हो गया, एंड फाइनली भले ही सब्सिडरी अलायंस के थ्रू इसने एजेंट को वहां पे डाल दिया, इसने वहां पे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इसका इंटरफेयर रहा, लेकिन स्टिल पावर तो भी ब्रिटिशर्स के पास नहीं है। जो अल्टीमेट जो पॉलिटिकल पावर, जो कंट्रोल है, ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं है। सो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको फील ऐसा हो रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंग्लैंड से बैठे हुए हैं, कि यहाँ पे कंपनी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है विदाउट पावर। सो इन सभी घटनाओं के कारण, और ऊपर से जो इंग्लैंड में, मैंने कई बार पहले भी समझा है कि इंग्लैंड में एक ऐसा क्लास है जो कंपनी के पॉलिसीज को हमेशा क्रिटिसाइज करता है, स्पेशली एडमंड ब्रुक वाला जो ग्रुप है। सो दे ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड। उसके अलावा और भी लोग हैं जो कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंपनी कितनी बेवकूफ है कि वहां पे अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ले ली है, लेकिन फिर भी इनके पास पूर्ण कंट्रोल नहीं है। तो उन्होंने टर्म वहां पे कॉइन किया कि इंपेरियल लायबिलिटी विदाउट सोवरेनिटी। सो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड वेलेस्ली वॉज कॉल्ड बैक, और जब लॉर्ड वेलेस्ली को बुलाया गया तो अगेन दे ऑल थॉट कि भाई किसको भेजा जाए, कौन इतना बड़ा जो वहां पे वेलेस्ली ने फैला दिया है रायता, उस रायता को कौन समेट सकता है। सो एवरीवन अगेन रिमेंबर, एक ही आदमी है जो कर सकता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
हेस्टिंग का टाइम पे वही किया था, इस टाइम पे भी यही करेगा। सो इमीडिएटली लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज सेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में फिर से आता है अक्टूबर 1805। 1805 के पीरियड में आने के बाद अगर ये लंबे टाइम तक रह गया होता तो सर बहुत कुछ चेंज कर दिया। उसने आते आते इसने बहुत कुछ किया। इसने सबसे पहले वेलेस्ली के एग्रेसिव एक्सपेंशन वाले विस्तारवाद की नीति को उसने स्थिर करने का प्रयास किया। इसको तो रिवर्स नहीं किया, उसको वहीं पे बैलेंस करने का प्रयास किया। ठीक है, जितना वेलेस्ली ने कर चुके हैं उसको वहीं पे थाम के उसको कब कंसोलिडेट करते हैं, या हमेशा कंसोलिडेशन में फोकस करते हैं, तो उसको उसने वहीं पे कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला अब इसके बाद अभी हम अन्य जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में इंटरवेंशन नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि इन्होंने नॉन हस्तक्षेप वाली पॉलिसी और हस्तक्षेप वाली पॉलिसी, नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी को अपनाना शुरू किया। इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी को अपनाया और कोई भी तरह के फाइनेंशियल वगैरह का बर्डन लेने से ये बचा। सो इसके इसने आते ही बहुत ज्यादा बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन सडनली ही डाइड। नो एक्चुअली ही अक्टूबर ही डाइड। ही जुलाई में ऑफिस एज्यूम किया था और अक्टूबर में ही डाइड। और बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग है कि इस बंदे का जो टॉम्ब है दैट इज इन गाजीपुर, यूपी। सो बड़ा इसके बारे में इंटरेस्टिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल रहा है वेरी फेमस जिसकी मृत्यु भारत में हो गई है और उसका जो कब्र है वो यूपी में है या फिर इंडिया में ही दफनाया गया। सो कॉर्नवालिस के चले जाने के बाद इमीडिएटली हुआ कि भाई किसको होते केयर टेकर एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया एंड ही वाज सर जॉर्ज बार्लो। सो बेसिकली सर जॉर्ज बार्लो के बारे में कहा जाता है कि है था कि ही वाज सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट से इनको जैसे कई बार आईपीएस वगैरह नहीं गवर्नर बनाते जाते हैं, ही वाज लाइक सिविल सर्वेंट। बाद में इसका मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल हो गया और जो सडनली जो कॉर्नवालिस ऑफिस में रहते हैं डाइट, सो ही बिकम एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो अगेन इसकी भी पॉलिसी में इसके टाइम पे आपको कुछ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जो ट्रीटी जो होलकर के साथ नेगोशिएशन चल रहा था, ट्रीटी ऑफ राजघाट, उसको ही कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगेन इसमें बहुत ही मतलब ये इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन वाली कोई क्वालिटी है नहीं। सो बेसिकली ये मैनेजमेंट वगैरह देखने का प्रयास करेगा। लेकिन इसके कार्यकाल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है दैट इज वेल्लोर म्यूटनी। वेल्लोर पहली बार सिपाहियों के द्वारा विद्रोह किया गया मद्रास प्रेसिडेंसी में वेल्लोर फोर्ट में। इन्होंने 100 से अधिक ब्रिटिश ऑफिसर्स को उड़ा दिया, दे किल्ड। एंड अगेन कारण 1857 के कारणों से बहुत हद तक मैच करता हुआ। कारण क्या है? रिलीजियस, सांस्कृतिक एंड धार्मिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक। सो न्यू ड्रेस रेगुलेशन में फिर पगड़ी अपनी बांध सकते हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। वेस्टर्न स्टाइल यूनिफॉर्म को पहनने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें खास करके हिंदू मुस्लिम बहुत ऑफेंड किए। रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पे टारगेट किया गया। सो विद्रोह हुआ, विद्रोह को बहुत बुरी तरह से दबा दिया गया। ऑफ कोर्स अंग्रेज के पास में दे हैव लॉट ऑफ पावर, विद इन कुछ ही घंटे में दबा दिया गया। एंड उसके बाद जैसे 1857 के टाइम पे बहुत बड़ा चेंज लाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन में, वैसा यहाँ कुछ नहीं होता है। हाँ, जांच पड़ताल की गई और इस समय जो मद्रास का गवर्नर है उसको वापस बुला लिया जाता है। और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कौन था? ही वॉज विलियम बेंटिक, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा। सो विलियम बेंटिक को बुलाया जाता है कि भाई तुम्हारे गवर्नरशिप में मद्रास में पहला म्यूटनी हो गया, तुम कर क्या रहे थे? सो ही वॉज कॉल्ड बैक। एंड इस तरह से जॉर्ज बार्लो का पीरियड में कुछ खास यू वोंट सी। देन 1807 के में द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम लॉर्ड मिंटो।
सो लॉर्ड मिंटो कार्यकाल में एक बहुत बड़ा जो काम होता, दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। ध्यान से सुनना बेटा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। राजा रंजीत सिंह के साथ। सो एक बार हम जरा सा वापस अपनी पूरी कहानी को फ्लैशबैक पे जाते हैं, जब वापस जाकर देखते हैं कि हमारे साथ में हमने देखा, हमें जितने भी रीजनल पावर्स को पढ़ते जा रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में? हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद की कहानी देख लिया, निजाम ने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया। हमने पढ़ा था अवध के बारे में, अवध ने भी कर लिया। बंगाल का हालत तुम लोग देख ही लिए। सो हमने अवध का कहानी पढ़ लिया है, हमने हैदराबाद का कहानी पढ़ लिया है। हैदराबाद जस्ट अभी सब्सिडियरी अलायंस साइन किया है। हमने अवध भी देखा, अवध ने भी सब्सिडियरी अलायंस साइन किया। बंगाल तो वी नो कि 1764 बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद बेटा कौन सा बचा? मराठा। मराठा में देखा हम लोगों ने बहुत बुरी तरह से मराठा को, मोटा मोटे मराठा के सारे पावर्स को सब्सिडियरी अलायंस के अंदर ले आया गया है। ट्रीटी ऑफ राजघाट खोलकर भी आ ही गया। मैसूर को तो नस्ता बदून कर दिया गया, मैसूर अब है ही नहीं। सो मैसूर का वोडिया डायनेस्टी के साथ फिर से ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस हो चुका है। सो बेसिकली अगर मैं पूरे भारत के मैप पे देखूं, मतलब दिस इज द मैप ऑफ, मैं प्रेजेंट मैप बना दिया हूं सब। सो अगर भारत के मैप पे देखूं तो मोटा मोटी ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन हो चुका है, लेकिन अभी भी ये वाला जोन में अभी तक इनका इंटरफेरेंस नहीं है। बेसिकली ये जोन सिख के कंट्रोल में है, और ये सिंध वाला जोन है। सो ये पावर सिख ने कभी भी, सिख इतने लेट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर बेसिकली सिख के साथ में हो रहा है, और सिख इतना लेट इस स्टोरी में एंट्री क्यों करते हैं? हमने तो देखा कि बाकी सभी पावर ऑफ डिक्लाइन पे ऑलमोस्ट सारे कैप्चर किया, लेकिन सिख अभी भी इनके साथ में इक्वल टर्म्स पे ट्रीटी की जा रही है। सो वाई, क्या सिख इतने पावरफुल हैं कि इनको अभी तक इनके साथ में इक्वल टर्म्स पे ट्रीटी की जा रही है, या फिर कहानी कुछ और है? तो मैंने सिख के बारे में आपको नहीं बताया, मैं आपको सिख की एक फ्लैशबैक में इनका स्टोरी में ले जाता हूं। सो सिख एज ए पॉलिटिकल कम्युनिटी स्टैब्लिश नहीं हुई थी। आप सब जानते होंगे सिख एज ए रिलीजन का इमर्जेंस होता है तुम्हारा भक्ति मूवमेंट से। सो इन 1469 टू 1539 जो गुरु नानक, इसके पहले गुरु हैं गुरु नानक ही फाउंडेड सिखिज्म 1469 से 1539। जब तुम्हारा बाबर भारत में आ रहा होता है, उसी टाइम पे तुम्हारा सिख धर्म की स्थापना होती है थ्रू गुरु नानक। इनकी जो टीचिंग है मोनोथीइज्म, एक ईश्वर में विश्वास रखिए, एक ओंकार, और एक कास्ट वगैरह के डिवीजन को डिस्कार्ड करते हैं। ऑल ह्यूमैनिटी, सारे मनुष्य एक हैं, इस चीज में बिलीव रखते हैं। मूर्ति पूजा, रिचुअल्स वगैरह में विश्वास नहीं रखते। व्हेन ही डाइड तो नेक्स्ट केम गुरु अंगद 1504 से 1552 इनका लाइफ पीरियड होता है। एंड जब ये गुरु होते हैं तो बेसिकली शेर शाह सूरी का शासन होता है। देन थर्ड वी हैव गुरु अमरदास। गुरु अमरदास के टाइम पे इनका कार्यकाल 1479 से 1574, एंड इनके टाइम पीरियड पे अकबर। सो अकबर अगेन बहुत रिलीजियसली टॉलरेंट है, तो आपको बहुत कॉन्फ्रंटेशन देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। देन वी हैव फोर्थ गुरु रामदास। अच्छा हाँ, इन गुरु अंगद ही हैं जिन्होंने, आपको प्रीम पूछ सकते हो कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन्होंने ही बनाया, फाइनल स्ट्रक्चर दिया। जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट सिख कम्युनिटी को नई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दी, गुरुमुखी। दूसरा गुरु अमरदास ने
लंगर किचन यानी कम्युनिटी किचन सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट किया कि सभी लोग एक साथ बैठ के खाएंगे ताकि कोई जो ह्यूमन का डिवीज है वो डिवीज देखने को ना मिले। और दूसरा इन्होंने मांझी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लोकल लेवल पे कि अलग अलग जिस अलग अलग क्षेत्रीय लेवल पे सिख रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। सो फोर्थ वी सॉ गुरु अमरदास एंड गुरु रामदास फाउंडेड सिटी ऑफ अमृतसर इन 1577। बाद में जाके दिस विल बिकम स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ सिखिज्म। देन पांचवें गुरु बने गुरु अर्जन 1563 से 1606। जब जिस टाइम पे गुरु होंगे अकबर डाइड एंड जहांगीर केम टू पावर। एंड गुरु अर्जन ने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि ही कंपाइल्ड आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का ये पहला वर्जन, वेरी फर्स्ट वर्जन गुरु आदि ग्रंथ। सो गुरु ग्रंथ साहिब का ये पहला वर्जन है गुरु ग्रंथ साहिब। और इसको अमृतसर के टेम्पल गोल्डन हरमंदिर साहिब टेम्पल, गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं आप लोग, हरमंदिर साहिब टेम्पल में वहां पे इसको रखा गया। सो गुरु अर्जन देव के टाइम पे। उसके बाद सिक्स गुरु केम गुरु हरगोबिंद। अब गुरु हरगोबिंद का टाइम पीरियड में 1595 से 1644 का टाइम पीरियड जब शाहजहां रूल पे है। शाहजहां इज रूल। और इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मीरी और पीरी का, मीरी एंड पीरी। सो यहां से आप थोड़ा पॉलिटिकल एंगल है, पॉलिटिकल एंगल को इंट्रोड्यूस कर दिया। मीरी एंड पीरी टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी। मतलब पीरी क्या है? पीरी धार्मिक रिलीजियस सेंस में है, मीरी पॉलिटिकल सेंस में है कि पॉलिटिकली भी हम, राजनीतिक रूप से भी हम सोवरेन होंगे। मतलब ऐसे सिर्फ हम रिलीजन के फॉर्म में नहीं है, हम हमारा अपना पॉलिटिकल कम्युनिटी होगा और हम अपना रूल खुद स्टैब्लिश करेंगे। और इसी मीरी के कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड करते हुए इन्होंने अकाल तख्त को स्टैब्लिश किया टू असर्ट पॉलिटिकल सोवरेनिटी ऑफ सिख। इन्होंने अपनी आर्मी भी खड़ी की क्योंकि पॉलिटिकल सोवरेनिटी विदाउट आर्मी पॉसिबल नहीं है। एंड कई सारे इन्होंने, अब मुगल के साथ में कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया। देन वी हैव सेवेंथ गुरु हर राय। तो गुरु हर राय ने भी जो मिलिट्री वाली सोच गुरु हरगोबिंद ने दी है, उस मिलिट्री वाली सोच को बनाए रखा। इन्होंने पॉलिटिकल सोवरेनिटी कॉन्सेप्ट को बनाए रखा, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट से, कॉन्फ्रंटेशन से ये बचने का प्रयास किए। सो ये डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आठवें गुरु बिकेम गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन को बाल गुरु भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो सेड बाल गुरु। He became guru only at the age of 5. When he was 5 years old, he became guru. और दिल्ली में उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैली हुई थी। लोगों की सेवा करते करते ही हिमसेल्फ डाइड इन द ईयर ऑफ एज। 8 साल की उम्र में ही डाइड। So when he died, then 9th गुरु बिकम गुरु तेग बहादुर, जिनके नाम पे दिल्ली में जीटीबी मेट्रो है।
गुरु तेग बहादुर। एंड गुरु तेग बहादुर के टाइम पे द मुगल रूलर वाज औरंगजेब। बहुत ही सिख के साथ में मुगल का बहुत 36 का आंकड़ा सबसे ज्यादा इन्हीं के साथ है। इनफैक्ट मराठा के साथ भी उन्होंने संधि करने का सोच सकते हैं, बट सिख के साथ में नहीं, क्योंकि सिख ने कभी भी झुकने का नाम नहीं लिया। इन्होंने अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि मराठा ने किया और अन्य किसी ने किया, लेकिन मराठा वेर सम टाइम वो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर नहीं आने दिया करते थे। सो दे वर प्रैक्टिकल। सो बट यू विल सी सिखिज्म में दे आर मोर रिलीजियस आइडेंटिटी ड्रिवन, धार्मिक पहचान से ड्रिवन इनकी राजनीतिक सोच है। सो ये ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे और ये दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। सो गुरु तेग बहादुर के टाइम पे औरंगजेब है तुम्हारा रूलर, एंड औरंगजेब उस समय कश्मीर में हिंदुओं को मुस्लिम में बदलने का प्रयास कर रहा था, जिसको गुरु तेग बहादुर ने उसको चैलेंज किया। सो गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के बीच में पंगा होता है। गुरु तेग बहादुर वाज किल्ड इन दिल्ली। औरंगजेब ने उनको वहां पर सर कलम करवा दिया, उनको मरवा दिया। एंड दिस बिकम द फ्लैश पॉइंट जिसके बाद पूरा का पूरा सिख कम्युनिटी पॉलिटिसाइज हो गया। बोला कि नहीं, वी हैव टू, हमें मिलिटरली स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें आर्मी के रूप में स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें ऐसे राजनीतिक शक्ति के रूप में स्ट्रांग होना पड़ेगा। वी नीड टू काउंटर औरंगजेब। सो नाउ लास्ट गुरु गोविंद सिंह established Khalsa in 1699 और उन्होंने बोला कि मैं एक प्रॉपर एकदम संत, ऐसे योद्धा जो सिख के धार्मिक स्पिरिट से ओतप्रोत है और योद्धा वाला उनके अंदर क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनको लड़ना है और उनके लिए एक स्पेशल खालसा कम्युनिटी बनाई। और 5Ks बिकम इंपॉर्टेंट। यहां से जो खालसा कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे उनको 5K को फॉलो करना पड़ेगा। केश कड़ा, कंगन से केस कड़ा, कंगा, कृपान एंड कच्छ। दिस 5K बिकम सिंबल ऑफ देम। कभी कभी आपको देखने मिल जाता है 5K की डॉक्ट्रिन किन के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज फ्रॉम सिखिज्म। सो ही एस्टैब्लिश्ड खालसा। और जिस गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था, जिस गुरु ग्रंथ साहिब को बोल दी कि अब ये हमारे आदि गुरु हैं, मतलब हमारे इटर्नल गुरु। अब किसी भी हमें मनुष्य को गुरु बनने की जरूरत नहीं है, हमारे यहां से गुरु की परंपरा खत्म हो गई। और इन्होंने बहुत ही, क्योंकि इनका स्पिरिट ही था गुरु तेग बहादुर के हत्या करने के बाद ही केम, तो इन्होंने बहुत ही फियरलेसली औरंगजेब के साथ में फाइट किया, मुगल के साथ में। कई बार मुगल को हरा इनकी फैमिली को शहीद कर दिया गया। और फाइनली ही डाइड इन 1708। ही डाइड। एंड इनके 2 जवान बेटों को औरंगजेब ने दीवारों में चुनवा दिया जिंदा। सो 1708 में व्हेन ही डाइड, इसके ठीक 1 साल पहले 1707 में औरंगजेब मर चुका है। तो 1760 में हु इज योर मुगल एम्परर? बहादुर शाह। रिमेंबर करो, मुआजम। तो मैंने उस टाइम पे कहानी में बताया था कि जब मुआजम बहादुर शाह बिकम एम्परर, उसने सबके साथ संधि करने का प्रयास करवा, लेकिन सिख के साथ बोलते सिख के साथ मैं किसी भी तरह का निगोशिएशन नहीं करूंगा। तो 1708 में when लास्ट गुरु डाइड, गुरु गोविंद सिंह, सो एक बंदा है बंदा सिंह बहादुर, नहीं बंदा का नाम ही बंदा सिंह बहादुर। सो दिस बंदा सिंह बहादुर ने पहली बार सिख एज ए पॉलिटिकल स्टेट एस्टैब्लिश किया। सिखिज्म का फर्स्ट पॉलिटिकल स्टेट। अभी तक सिखिज्म ठीक है, सिखिज्म ने अभी तक स्टेट एस्टैब्लिश नहीं किया, पॉलिटिकल कम्युनिटी बन चुका है, बट अपना स्टेट नहीं है।
और ये खालसा के स्पिरिट को, खालसा के उनकी जो मिलिट्री है, आर्मी, इनके साथ ही लीड करता हुआ ही कैप्चर सिरहिंद इन 1710। उसके बाद इसने वहां पे जो किल्ड वजीर खान, मुगल का जो वहां पे आदमी है, किल्ड, उसको अपने गुरु के बेटों को मारने के बदला लेके इसको मार दिया। बट इन फियर्स बैटल अभी भी मुगल उतने कमजोर नहीं हुए हैं। आपको कहानी तो पता ही है मुगल की। तो 1716 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फारूक शियार और कौन, हुसैन अली और अहमद अली, अब्दुल्ला अली, सईद ब्रदर्स, इनके टाइम पे बंदा बहादुर को कैप्चर कर लिया गया है और बंदा बहादुर को दे एक्सिक्यूटेड, मतलब मार दिए। सो व्हेन बंदा बहादुर डाइड इन 1716, सो पॉलिटिकली जो इनके एम्बिशन थे, सिख के पॉलिटिकल एम्बिशन को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। ये उत्तर पश्चिमी भाग में ये अलग अलग क्षेत्रों, छोटे छोटे पॉकेट से बट गए और ये अब उतने पावरफुल नहीं रहे। फिर समीकरण बदलना शुरू हुआ और इसी बीच में इस एरिया के थ्रू लगातार अटैक्स किसके आने शुरू हुए, फर्स्ट नादिर शाह, देन अहमद शाह अब्दाली, एंड धीरे धीरे ये रीजन में फिर से पॉलिटिकल चर्निंग शुरू हुई। और यहां से फिर शुरू हुआ सिख धीरे धीरे अपने आप को छोटे छोटे पॉकेट्स में फिर से रीग्रुप करने शुरू किए। छोटे छोटे पॉकेट्स में पावर सेंटर्स डेवलप होने शुरू हुए। इन पॉकेट सेंटर्स को बोला गया मिसल्स। और इसी बीच में जब 1762 जब अहमद शाह अब्दाली का लगातार जो थर्ड बैटल पानीपत के बाद लौट रहा था समथिंग, उसने 30,000 सिखों को मार दिया था। इसको बोलते हैं वड्डा, पंजाबी में वड्डा, घालू घरा मतलब सिख नरसंहार बाई अहमद शाह अब्दाली। 1762 में एक सिंगल डे में 30,000 सिख्स वेर किल्ड। एंड दिस मिसल्स जो फॉर्म हुए थे, दिस मिसल्स वेर गवर्न्ड बाई 2 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वाज सरबत खालसा मतलब कि जब भी हम लोग आपस में कोई डिसीजन लेंगे तो आपस में मीटिंग करके लेंगे, आपस में बैठेंगे मीटिंग करेंगे। और दूसरा गुरमत मीन्स आपस में बैठ के डेमोक्रेटिक में डिसीजन लेके लेंगे। सो दिस मिसल्स वेर गवर्न्ड बाय 2 सरबत खालसा एंड गुरमत। और फिर सारे मिसल्स आपस में कॉन्फेडरेशन फॉर्म करेंगे, सब मिसल्स आपस में मिलेंगे और फिर से सिख का राइज होगा। और इनफैक्ट ये सारे मिसल्स आपस में मिलके इन्होंने करेंसी भी अपना लॉन्च किया, देग तेग फतेह, जिसके ऊपर में करेंसी, हर करेंसी के ऊपर में ये इंस्क्रिप्शन मार्क किया होता था, जिसका मीनिंग था विक्ट्री टू द चैरिटी एंड प्रोटेक्शन। और इसी मिसल्स में से एक मिसल में रंजीत सिंह वॉज बॉर्न इन सुकेर चकिया मिसल। और इस रंजीत सिंह ने क्या किया, सारे मिसल को यूनाइट किया और 1799 में ही कैप्चर्ड लाहौर। 1799 ही कैप्चर्ड लाहौर, मतलब जब वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस लेके चल रहा है, ही कैप्चर्ड लाहौर इन 1801। ये इनको महाराजा ऑफ पंजाब बना दिया गया। सो राजा रंजीत सिंह 1801 में, मतलब जब मराठा का डिक्लाइन हो रहा है, जब रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव टू भाग के मराठा से ट्रीटी साइन करने जा रहा होगा, इस टाइम पे सिख एम्पायर का उद्भव हो रहा है। बहुत टाइम फ्रेम में बहुत गैप है, चीजों को विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए। जहां एक तरफ मराठा
अब अस्तित्व तो खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट अब 4-5 साल में इनको नस्ता बदूल कर दिया जाएगा। वहीं पे सिख अभी राइज ही कर रहे हैं। सो 1801 में महाराजा पंजाब में इनको बना दिया गया, लेकिन गद्दी पे कभी नहीं बैठेंगे। ये गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से इन्होंने रूल किया। ही नेवर सेट ऑन गद्दी, ऐसा सुखवंत सिंह के नाम में लिखा हुआ है। इन्होंने बहुत ही सेक्युलर एम्पायर बिल्डअप किया, जहां पे सभी धर्म के लोगों को इक्वल जगह दी गई। ऑल्सो चूंकि ये काफी लेट एम्पायर आ रहा होता है, तो इसको पता होता है कि वी नीड वेरी मॉडर्नाइज्ड आर्मी, क्योंकि इनको पता है सारे यूरोपियंस के बारे में। सो इन्होंने काफी मॉडर्नाइज्ड आर्मी स्टैब्लिश किया। और एक बात याद रखना कि जब भारत में किसी की आर्मी जब काफी मॉडर्नाइज होगी, बोले टीपू सुल्तान और किसी का, तो दे मेक देयर आर्मी मॉडर्नाइज विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। सो उस टाइम पे नेपोलियन के टाइम का, नेपोलियन का अपना कोई खास है, बहुत ही फेमस वार वेटरन जीन बाप्टिस्ट वेंचुरा, जीन जॉ भी उसको कुछ लोग पढ़ते, जीन बैप्टिस्ट वेंचुरा, ही बिकम, उसके आर्मी का पूरा होल एंड सोल, इसने पूरा उसके आर्मी को किया, मॉडर्नाइज किया। सो ही बैंड काउ स्लॉटर एंड ऑल दिस थिंग्स, ताकि इंटर कम्युनिटी हार्मनी रहे, काफी कुछ। सो महाराजा रंजीत सिंह बिकेम, जिन्होंने वो सिख एम्पायर को स्टैब्लिश किया। पॉलिटिकली एज ए स्टेट के रूप में तो बंदा बहादुर सिंह वॉज था, बट एज ए एम्पायर राजा रंजीत सिंह ने सारे मिसल्स कनेक्ट करके इसको एम्पायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो ये ट्रीटी के पीछे का मकसद क्या है? इस ट्रीटी हमने देखा लॉर्ड मिंटो के टाइम पे बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया 1809 में, दैट वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सो इस ट्रीटी का बैकग्राउंड समझो कि अभी भी राजा रंजीत सिंह के टाइम पे सिख बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर है, एंड दिस इज हाउ योर इंडिया लुक लाइक। सो इसमें ये तुम्हारा पाकिस्तान वाला पार्ट है, दिस इज योर इंडस, एंड दिस इज हाउ सतलज फ्लोज, दिस इज योर सतलज। और ये वो दौर है यूरोप पे जब तुम्हारा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नेपोलियन फ्रेंच टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहा है। और ये सिर्फ एक्सपेंशन सिर्फ यूरोप तक नहीं रहेगा, ये यूरोप से बाहर भी इसके फैलने की संभावना है। सो यूरोप में ब्रिटेन और फ्रेंच आपस में बहुत ही इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए हैं। फ्रेंच एक्सपेंशन और उनका जो नेवल आर्मी है उसका चैलेंज इंडिया पे भी आ सकता है। और इंटेलिजेंट रिपोर्ट, मतलब उस समय भी आईबी वगैरह हुआ करती थी, सो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सजेस्टेड कि फ्रांस पर्सिया के साथ में, पर्शिया मतलब मॉडर्न डे ईरान देखोगे यहाँ पे बलूचिस्तान रीजन है, बलूचिस्तान के इधर ईरान है। सो ईरान के साथ कोलैबोरेशन करके दे कैन अटैक इंडिया। सो वैसी परिस्थिति में ये जो पंजाब वाला किंगडम है, एम्पायर, इट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस ट्रीटी को साइन किया गया। अब सिख के पास में क्या मोटिव है? इसके पास तो मोटिव है ब्रिटिशर्स के पास में कि अगर यहाँ से अटैक होता तो ये पंजाब अंडर राजा रंजीत सिंह एज ए बफर स्टेट काम करेगा, बफर स्टेट उसको बोलते हैं जब दो आपस में म्यूचुअली, जैसे नेपाल, भारत और चाइना के बीच में जो बफर स्टेट काम करता है, तो ये पर्शिया इज एंटी, ब्रिटिशर्स एंटी, बीच में पंजाब कैन एक्ट एज ए बफर स्टेट। सो यहां से बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट ये लगा, बफर स्टेट की तरह काम करेगा। सो ब्रिटिशर्स को तो ये मोटिव, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ पंजाब? रंजीत सिंह वांटेड कि अगर मैं ट्रीटी कर लूंगा तो मुझे ब्रिटिश की तरफ से इस बात का एक्सेप्टेंस मिल जाएगा कि ये ब्रिटिशर्स
ब्रिटिशर्स ने मेरे संप्रभुता सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि सतलज के इधर जो भी है टेरिटरी वो मेरी है। और दूसरा, राजा रंजीत सिंह डायरेक्ट अभी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे विद ब्रिटिशर्स, बिकॉज इस टाइम पे ब्रिटिशर्स काफी पावरफुल हो चुके हैं। और इस ट्रीटी के मेन पर्पस क्या क्या है? सिख सतलज रिवर के पूरब में एक्सपैंड नहीं करेंगे, सिख सतलज रिवर के पूरब नहीं आएंगे, और ब्रिटिशर्स सतलज के पश्चिम नहीं जाएंगे। और चार्ल्स मेटकाफे, जो कि कुछ बहुत छोटे टाइम के लिए भारत में बनेगा गवर्नर जनरल, को वहां पे एज ए ब्रिटिश रेजिडेंट बिठा दिया गया। ही वॉज सेंट एज ए ब्रिटिश रेजिडेंट इन पंजाब। ब्रिटिश रेजिडेंट इन पंजाब। सो इस ट्रीटी से काफी बेनिफिट हुआ। इस बेनिफिट का रीजन क्या था? दिस ट्रीटी ने ब्रिटिशर्स के तो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, लेकिन सिख को घाटा हुआ। सिख को घाटा क्या हुआ कि इनका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन अब पॉसिबल नहीं है। ट्रीटी ने बोला कि अब पूरब में आप इनका सतलज के पूरब आप इनका एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। प्लस जो भी इधर सिख कम्युनिटीज हैं सतलज के इधर, दे फाइनली कंपनी कंट्रोल में आ गए। और इस तरह से एक फ्रंटियर क्रिएट हो गया एक तरह का। इस ट्रीटी ने ब्रिटिशर्स को टाइम दे दिया। इस ट्रीटी ने ब्रिटिशर्स को जो पर्शिया, नेपोलियन, फ्रांस और पंजाब के साथ में अगर तीनों अलायंस करके अटैक करते तो ब्रिटिशर्स को दिक्कत हो सकती थी। सो इस थ्रेट को ना न्यूट्रलाइज कर लिया। सो वी रीच टू this point. So Lord Minto कार्यकाल में this was very famous. This was a very famous event. Apart from this इसने कुछ फॉरेन में भी एक्सपेंशन का बढ़ा है, जैसे जावा वगैरह में, बट वो डच कॉलोनीज वहां पे थे, उन्होंने कैप्चर करने का प्रयास किया। बट अगेन दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट ये है कि इसने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट नहीं किया। जो सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी थी वेलेस्ली की पॉलिसी को भी इसने बहुत फोर्सफुली कहीं पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। जहां भी हुआ इसने डिप्लोमेसी के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास किया। एजुकेशन वगैरह में इसने फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्टैब्लिश किया था वेलेस्ली का, उसको फिर से उसको बोला कंटिन्यू रहने दो, ठीक है। जुडिशियल वगैरह में भी इसने कॉर्नवालिस कोड वगैरह उसी को एज इट इज चलने दिया। सो लॉर्ड मिंटो कार्यकाल जो मेजर चीज़ है ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू हमने पूरा सिख का बैकग्राउंड देख लिया। सो लॉर्ड वेलेस्ली के बाद हमने देखा, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद में एक शांति का फिर से पीरियड है। कॉर्नवालिस आया 3 महीने के लिए चला गया, फिर जॉर्ज बार्लो है। जॉर्ज बार्लो के बाद हमने जॉर्ज बार्लो से पहले हमने फिर लॉर्ड मिंटो को देखा। लॉर्ड मिंटो को भी कार्यकाल काफ़ी शांति प्रिय कार्यकाल है। सो अगेन ये बहुत दिन शांति हो गई, बहुत सन्नाटा बेटा फैला हुआ है, तूफान की जरूरत है, कुछ तूफानी हो जाए। सो कुछ तूफानी करने के लिए द नेक्स्ट गवर्नर जनरल हु केम टू इंडिया वाज लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स को भेजा गया। लॉर्ड हेस्टिंग सेम माइंडसेट, एक्सपेंशनरी माइंडसेट, इसको भी साम्राज्यवाद की सोच से आया है ये। ही अगेन केम विद द सोच ऑफ कि साम्राज्य को हमें फिर से फैला देना है। सो विद दिस थिंकिंग ही केम। और सबसे बड़ी बात है कि इसको टाइम भी बहुत मिला। आई थिंक एक बार आप लोग चेक कीजिएगा, वैरन हेस्टिंग के बाद ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जनरल। ही रिमेन्स 1813 से लेकर 1823 तक। सो इसका टाइम पीरियड इसको एक अच्छा खासा मिला। और इस टाइम पीरियड में क्या क्या काम करता है? सबसे पहले इसने पूरा मराठा को समाप्ति कर दिया। मराठा एंडेड, मराठा नाम की चीज खत्म हो गई। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी में इसने पिंडारी के सप्रेशन की कहानी सुनेंगे। पिंडारियों को मारने वाला यही इंसान है।
सो हास्टिंग का टेन्योर मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश एक्सपेंशनिज्म। जो एक्सपेंशन की पॉलिसी वेलेस्ली का टाइम से रुकी हुई थी, वो एक्सपेंशन अब शुरू हो गया फिर से। सो मराठा को फाइनली खत्म कर दिया गया। पिंडारी, आता हूं पिंडारी। पिंडारी बड़ी कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है, और आप इसको पढ़ेंगे काफी इंटरेस्टिंग है, और आपको एग्जाम क्वेश्चन जब पूछा जा सकता है। और ये पहली बार अब ये भारत के टेरिटरी से बाहर निकल के वार करेगा। नेपाल, ही विल गो टू नेपाल। नेपाल में फर्स्ट एंग्लो नेपाल वार इसी के टाइम पे होगा। और इसी के टाइम पे चार्टर एक्ट आया हुआ है 1813। तो उसमें एजुकेशन के बारे में बात की गई है। तो इसके टाइम पे आपको एजुकेशन वगैरह की शुरुआत देखने को मिलेगी भारत में, इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन रिफॉर्म की। तो सबसे पहले इसके कार्यकाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ जिन्होंने मराठा को खत्म कर दिया, उस पर डिस्कस करते हैं। दैट इज थर्ड एंग्लो मराठा वार। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार के पीछे कहानी में बहुत ज्यादा नहीं है कुछ कहने के लिए, क्योंकि फिर से जो सारे सब्सिडरी अलायंस करके बैठे हुए हैं, अ डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। ब्रिटिश पैरामाउंसी का मतलब, यहां से एक वर्ड, मैं शायद पहली बार ये वर्ड आप लोगों को सामने लेके आ रहा हूं, ब्रिटिश पैरामाउंसी मतलब पैरामाउंट, वर्ड बना पैरामाउंसी मतलब ब्रिटिश इज सोवरेन पावर। जितने भी भारत के अलग अलग पॉलिटिकल स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह, उन सबों पे ब्रिटिश का अल्टीमेट सोवरेन पावर होगा। भले ही आप इंटरनल रूल आप कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर सोवरेन पावर हम रहेंगे। सो हेस्टिंग्स ने इस बात को बहुत ही ओपनली सबके सामने रखा कि बेटा, वी आर नॉट ए सिंपली ट्रेडिंग कंपनी, वी आर नाउ अ पॉलिटिकल पावर, जिसका आधिपत्य आप सबके ऊपर है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इंडियन स्टेट्स, अब कोई भी प्रिंसली स्टेट हमसे इक्वल टर्म पे बात नहीं कर सकता है। अब हम, तुम मेरे से नीचे हो, मेरे से एक पायदान नीचे रह के बात करोगे, हम तुमसे ऊपर है। इसने जो रिलेशनशिप है प्रिंसली स्टेट के साथ में ब्रिटिशर्स का, उस रिलेशनशिप को चेंज कर दिया इस कॉन्सेप्ट में। एंड ये बात सब्सिडरी अलायंस में इनडायरेक्टली ब्रिटिश पैरामाउंसी को इंप्लीमेंट करने का प्रयास था। लेकिन हेस्टिंग बहुत एक्सपेंशनिस्ट है, डायरेक्टली ओपनली बोलता है कि भैया हम तुमसे सुप्रीम है, हम तुमसे ऊपर हैं। सो मराठा के अंदर मतलब ये प्राइड वो बचा हुआ है, और सारे मराठा आपस में मिलके, इनफैक्ट बाजीराव 2 तक भी सब मिलकर प्लान करते हैं कि किसी भी तरह से ना हमें ब्रिटिशर्स के हाथ से बाहर निकलना है। जब से इनके साथ सब्सिडरी अलायंस हमें करना पड़ा है, हमारी जिंदगी खराब हो चुकी है। और ये पेशवा बाजीराव 2 ये भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बोलता है ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा तो उससे भी खराब हालत हो गया, हमको सिर्फ पेंशनर बना के छोड़ दिया है, सारा कुछ ब्रिटिश का आदमी करता है। तो 1814 से लेकर 1817 के बीच में ये लोग लगातार आपस में सब लोग मिलकर गुपचुप करके प्लानिंग कर रहे होते हैं। और बाजीराव सबसे मिलकर सेक्रेटली ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा था किसी तरह से ब्रिटिशर्स को निकाल दिया जाए। और सेक्रेटली पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, ये सारे आपस में अपने मतभेदों को मिटा के ये प्लान कि फिर से हमें अटैक करने का प्रयास करना चाहिए। और धीरे धीरे ये सब जो आपस में प्लानिंग कर रहे हैं, इस प्लानिंग की खबर हेस्टिंग को ही पहुंच रही है। ऐसा नहीं हेस्टिंग बैठा हुआ, जो आपस में लेटर एक्सचेंज वगैरह हो रहा है, ये सारी चीजें वो हेस्टिंग तक खबर पहुंच रही है। और इसी के साथ इसी कहानी में, मराठा की कहानी में, इस टाइम फ्रेम पे एक और कहानी जुड़ा हुआ है। दैट कहानी इज ऑफ पिंडारीज। सो ये पिंडारीज कौन है? पिंडारीज आर बेसिकली पिंडारीज आर मर्सनरी कह लो। ये एक तरह के
जंगलों में रहने वाली पॉपुलेशन है, बहुत ही स्टर्डी बिल्ट पॉपुलेशन, जो लूटपाट मचाती है, बहुत इनका आतंक मचा हुआ है। और ये मराठा आर्मी के साथ में ये भी फाइट करती है। तो जब तक मराठा अपने फुल पावर पे रहे, सो ये पिंडारीज उनके साथ में, जहां जहां मराठा अपना वार करते थे, यहां पे पिंडारीज भी साथ में जाके अटैक किया करते थे। सो पिंडारीज का खर्चा पानी इसी की तरह चलता था, और मराठा इनको कई बार पेमेंट वगैरह नहीं करते, बोलते थे युद्ध में चलेंगे, वहां जीतेंगे, तुमको जो लूटपाट मचाना तुम अचानक वहां पे ले लेना। सो पिंडारीज वेर ऑल्सो हैप्पी। सो फॉर्मली ये मराठा पिंडारी की आर्मी का पार्ट नहीं है, सॉरी, ये पिंडारी मराठा आर्मी का पार्ट नहीं है, बट मराठा से ही इनकी रोजी रोटी चलती है। तो जब मराठा एम्पायर में सब सब्सिडरी अलायंस कर लिए, तो मराठा आर्मी है ही नहीं, बैटल होना है ही नहीं, लूटपाट होगा नहीं। सो इन पिंडारियों को बड़ा क्राइसिस हो गया। सो उन्होंने लूटपाट मचाना शुरू कर, राहगीरों को लूटना, ट्रेडर्स को लूटना, दे ऑल स्टार्टेड। सो पिंडारियों का जो आतंक था, डकैत वाली इनकी इमेज बन गया, पिंडारियों का आतंक बुरी तरह से फैल गया। और ये मराठा कंट्रोल से बाहर हो गए, दे बिकम ऑटोनोमस बैंडिट्स, डकैत, गांव को लूट लेना, कोई साहूकार जमींदार है उसके यहां पर अटैक कर देना। और इसके कुछ कुछ मेन लीडर्स थे, चीतू, करीम खान, वसील मोहम्मद। सो हेस्टिंग को लगा कि अगर मराठा पे अटैक करेंगे तो एक तीर से दो शिकार हो जाएगा, पिंडारियों का भी आतंक लगे हाथ साफ कर लेंगे, अब मराठा को तो खत्म कर ही लेंगे। सो इसी टाइम फ्रेम में हेस्टिंग ने सोचा कि हमें बहुत ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, और हेस्टिंग उसने मराठा और पिंडारी के नेक्सस को तोड़ने का प्लान किया, दोनों को हराने का प्लान किया। उसको पता था कि मराठा लड़ाई फिर से शुरू होगी तो ये पिंडारी भी साथ में आएंगे। सो इन 1817 हेस्टिंग्स डिप्लॉयड 1,20,000 ट्रूप्स। कहा जाता है कि लार्जेस्ट कंपनी के तरफ से जो आर्मी भेजी गई है वो अब तक की सबसे बड़ी आर्मी भेजी गई थी, 1,20,000 लोगों की सेना। और इसने दो तरह से प्लान किया, एक तो डेक्कन और नागपुर के साइड से आर्मी भेजी गई, और एक आर्मी भेजी गई तुम्हारी नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की तरफ से। दैट वाज सर थॉमस हिस्लॉप वॉज जनरल, और इस साइड से एलिफिंस्टन। सो इस तरह से इस पूरे नेक्सस पे अटैक किया गया, बहुत सारी इसमें लड़ाइयां हुई। सबसे फर्स्ट बैटल ऑफ खड़की, एंड दिस बैटल ऑफ खड़की लेड टू पेशवा बाजीराव के साथ लड़ाई होती है, एंड पेशवा बाजीराव वॉज फिनिश्ड। बाजीराव भाग गए कहां? सतारा। बोला रुक आवी थी, भागते रहा। फाइनली ब्रिटिश ने पुणे को कंट्रोल कर लिया, पेशवा की पूरी आर्मी खत्म कर दी। बोला आज से पेशवा सब भागो यहां से। और एक ब्रिटिश रेजिडेंट को बोला कि पुणे में तुम अभी टेम्पररी यहां का गवर्नेंस संभालो। दूसरा हैपन बैटल ऑफ सीताबुल्दी नागपुर। सीताबुल्दी हिल्स है नागपुर में, छोटा सा सीताबुल्दी में, यहां पे भोसले को भी हरा दिया गया, तो भोसले वाज ऑल्सो क्लियर्ड। थर्ड बैटल ऑफ महिदपुर में शिप्रा रिवर, मध्य प्रदेश में शिप्रा रिवर है, सर्च करना, उज्जैन। और यहां पे होलकर को हरा दिया गया। So he was also eliminated. Finally सिंधिया ऑफ ग्वालियर, और सिंधिया ऑफ ग्वालियर से लड़ने के लिए डायरेक्ट हेस्टिंग खुद
अच्छा, लॉर्ड हैमस्ट का खुला हुआ है क्या? ये भी लॉर्ड हैमस्ट नहीं पढ़ रहे अपन पढ़ रहे हैं हेस्टिंग्स। ठीक है, गलत खुल गया होगा। सो जो ग्वालियर के बारी सिंधिया ऑफ ग्वालियर, सो डायरेक्टली हेस्टिंग्स खुद आता है। हेस्टिंग्स ही केम हिमसेल्फ, वेरी रेयर फेनोमिना कि हेस्टिंग खुद लड़ने के लिए आया। एंड सिंधिया वॉज फोर्स टू साइन ट्रीटी इन 1817। और यहां से मराठा पूर्ण रूप से एज ए पावर खत्म हो गया। हेस्टिंग्स ने मराठा पावर, एक इंडिपेंडेंट रूरल पावर जो बन सकता था, दैट कंप्लीटली एंडेड। सो फाइनल थर्ड एंग्लो मराठा वार का आउटकम फाइनल आउटकम थर्ड एंग्लो मराठा वार, अब मराठा नामी कोई शक्ति इंडिया में नहीं है। मराठा, देयर इज नो एंड ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी। मराठा के कॉन्फेडरेसी का पूर्ण रूप से समापन। ब्रिटिश पैरामाउंसी, ब्रिटिश आधिपत्य पूर्ण रूप से स्थापित। ब्रिटिश पैरामाउंसी एस्टैब्लिश्ड। पिंडारियों का समापन। पिंडारी को भिंडी लेने भेज दिया गया। और स्मॉल प्रिंसली स्टेट सतारा वाज क्रिएटेड, बहुत छोटा सा सतारा। और जो शिवाजी के असली वंशज हैं उसमें से एक है प्रताप सिंह, उसको ये दे दिया गया सतारा। एंड इन दिस वे न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश। बाजीराव टू जो पेशवा था, बाजीराव टू, उसको एज ए पेंशनर बना के कानपुर में बिठा दिया गया। अब क्यों बता रहा हूं मैं कानपुर, क्योंकि इसका स्टेप सन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बाजीराव कानपुर से याद करो, कानपुर से 1857 क्रांति में हु इज प्रोमिनेंट लीडर, वो बाजीराव का स्टेप सन है। होलकर भोसले सारे तो खत्म ही हो चुके हैं। सिंधिया भी कंप्लीटली एंड। सो इन दिस वे ट्रीटी ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वार, ब्रिटिश के पैरामाउंसी को स्टैब्लिश कर दिया, लॉर्ड हेस्टिंग की एक्सपेंशनरी पॉलिसी को स्टैब्लिश कर दिया। अब इनके पास कोई पावर इनको चैलेंज करने के लिए नहीं है। तो जब इनके पास कोई पावर चैलेंज करने की नहीं है तो यहां से दो चीजें हो सकती हैं। पहला कि गवर्नेंस में रिफॉर्म लाया जाए, दे नीड मोर रिफॉर्म इन द गवर्नेंस। दूसरा कि जो एरियाज ये बचे हुए हैं उन एरियाज पे कैप्चर करने का प्लान किया जाए। सो एरिया कौन से बचे हुए हैं? उत्तर पश्चिमी भाग, पंजाब एंड सिंध। सो यहां से आप देखोगे कि यहां से तुम्हारा गवर्नेंस पे फोकस होगा, रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा, आगे चलकर पंजाब और सिंध भी कैप्चर कर लेंगे। और पंजाब और सिंध कैप्चर करने के बाद दिमाग में फिर खुराफात आएगा कि जो स्टेट के साथ हमने ट्रीटी किया होगा, प्रिंसली स्टेट के साथ में, वहां पे क्या है कि वो वहां पे लोकल राजा रूल कर रहा है। भले ही हमारा आधिपत्य है लेकिन डायरेक्टली पॉलिटिकल कंट्रोल हमारा नहीं है। तो फिर उसको हड़पने की कोशिश की जाएगी और उसी हड़पने की लास्ट कड़ी में डलहौजी आएगा और 1857 की क्रांति हो जाएगी। 1800 क्रांति के बाद में क्वीन का प्रोक्लेमेशन आएगा कि हम अब किसी प्रिंसली स्टेट्स को नहीं मिलाएंगे। इसके बाद से प्रिंसली स्टेट का अस्तित्व बच जाता है, बशर्ते उनको ब्रिटिशर्स का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ेगा। 1857 क्रांति नहीं हुई होती तो शायद संभवतः यह सीन बन सकता था कि ब्रिटिशर्स पूरे भारत में जो पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश हो जाते,
मतलब डायरेक्ट, इनका डायरेक्ट रूल पूरे भारत में होता, कोई भी प्रिंसली स्टेट नहीं होता, धीरे धीरे सबको ये मिला लेते। लेकिन 1857 क्रांति के बाद में क्वीन का प्रोक्लेमेशन आ गया, जिस कारण से आजादी के बाद अब देखे होंगे भारत में इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट बहुत बड़ी समस्या बनी थी, उसी के कारण ये सारे पॉकेट्स प्रिंसली स्टेट से क्रिएट हो गए। सो आगे हम देखेंगे इन चीजों को। सो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम हमने देखा काफी एक्सपेंशनरी था ये, ठीक है। इसके साथ साथ इससे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी थे। सबसे पहला इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में कि ये तो अब ब्रिटिशर्स बिकेम अनचैलेंज्ड अनकंडीशनल हेजेमन पावर इन इंडिया। ऑल्सो इसने सभी को सबमिशन की तरफ झुका दिया। ही एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ रेसिडेंसी। ही एस्टैब्लिश सिस्टम को स्टैब्लिश किया, जिसके अंतर्गत जितने भी जहां जहां ब्रिटिश रेसिडेंट को पोस्ट किया गया सारे प्रिंसली कोर्ट में, ताकि उनको एज ए पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में हेल्प करे। बट बेसिकली इसका एम ये था कि वहां पे उनके एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। बाकी चीजें में बहुत ज्यादा इसने इंटरफेरेंस नहीं किया। हाँ, इसने एक चीज किया कि इसके टाइम के बाद से प्रेस सेंसरशिप के बारे में आपको देखने को मिलेगा। प्रेस सेंसरशिप की जो नींव है इसी बंदे ने रखी है, जो आगे 1823 में प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट आएगा बाद के गवर्नर्स में। तो ये क्या करेगा कि ये हेस्टिंग्स इन मामले में लिबरल है, लेकिन इसने कुछ कुछ प्रेस को कंट्रोल करने के लिए इसने कुछ कुछ रेगुलेशंस लेके आए थे कि क्योंकि जस्ट अभी वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह यहाँ पे जस्ट अभी थोड़ा सा आया है, तो उसको लग रहा है कि कहीं वेस्टर्न एजुकेशन का इंपैक्ट यहाँ के लोगों अपना पढ़ने लगे। सो इसे थोड़ा सा रेगुलेशन वगैरह इंट्रोड्यूस किए, एंड इट मे लेटर इट विल बिकम अ बिग चैलेंज। सो ये हमारा फेस देखा हमने, इसमें नेपाल वार छूट गया है। दैट विल कवर। सो इसके साथ हमने हेस्टिंग ने जो जो भारत में चेंजेस किए देखा, लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हेस्टिंग के टाइम पे हुआ कि भारत से निकल के अब ये नेपाली हिमालयन किंगडम के साथ में कॉन्फ्रंटेशन में आएगा। एंड इस कॉन्फ्रंटेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है, दैट इज एंग्लो नेपलिस वॉर। एंग्लो नेपाल नेपलिस वॉर 1814 से 1816। इस टाइम पीरियड में एक तो ये खुद ही एक्सपेंशनिस्ट है, और इस एक्सपेंशनिस्ट को जो साम्राज्यवाद की विस्तार वाली नीति को दूसरा साम्राज्यवादी मिल जाए विस्तार करने वाला, तो ये तो होना ही होना है। दिस एग्जैक्टली हैपेंड सेम। द गोरखा किंगडम ऑफ नेपाल। गोरखा किंगडम ऑफ नेपाल ये भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ है। सो ये क्या कि अंडर द पृथ्वी नारायण शाह और उसके बाकी जो सक्सेसर्स हैं, ये रैपिडली अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर रहे हैं। सो अगर तुम देखोगे ये नेपाल वाला जो जोन है, ये हिमालय वाला जोन, सो दिस इज नेपाल। तो ये कुमाऊं वगैरह में अपना एक्सपैंड कर रहा है, कुमाऊं गढ़वाल, इधर सिक्किम। सो जैसे जैसे ये इधर का एक्सपैंड कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स से क्लोज आते जा रहे हैं। सो एक टाइम ऐसा आता है कि ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट इन बंगाल एंड अवध, बंगाल एंड अवध डायरेक्टली केम इन कॉन्फ्रंटेशन विथ नेपालीज। और ये जो नेपाली वाले ये इधर से इधर आके रेड मारते, गांव में आके लूटपाट मचाते हैं, रेवेन्यू लेके चले जाते हैं। सो ब्रिटिशर्स इस चीज को गौर से देख रहा, वो भी हेस्टिंग का टाइम। हेस्टिंग ये खुद इतना बड़ा पावर है। दूसरा हेस्टिंग दिमाग में है कि अगर हमने नेपाल पे कैप्चर कर लिया, नेपाल को इस समय मिला लिया, तो हमें तिब्बत के साथ में ट्रेड, तिब्बत और चाइना के साथ ट्रेड करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। सो इन सभी कारणों से एंग्लो नेपलिस वार हुआ। एंड द फर्स्ट बैटल वाज 1814 में, द बैटल ऑफ नालापानी। बैटल ऑफ नालापानी नियर देहरादून इन 1814। गोरखा वैसे मार्शल रेस हैं, दे रिफ्यूज टू सरेंडर
एंड इट बिकम सिंबल फॉर गोरखा के बहादुरी के लिए और उनके प्रतिरोधक क्षमता के लिए. दिस बैटल ऑफ नाला पानी बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन आफ्टर दैट then happened battle of Malaun near Shimla. बैटल ऑफ मलाउ नियर शिमला. सो यहां पे थ्रू डिप्लोमेसी एंड ऑल देयर और ट्रूप्स का यूज करके यहां पे ना गोरखा को आइसोलेट करने का में सक्सेसफुल हो गए कि गोरखा कोई और कहीं से मिलिट्री हेल्प नहीं मिले. एंड देन फाइनली मकवानपुर कैंपेन 1816, मकवानपुर कैंपेन, इसने ब्रिटिशर्स ने बहुत प्रेशर बनाया नेपालियों के ऊपर, बहुत प्रेशर बनाया. फाइनली नेपालीज अंडर प्रेशर आके फाइनली उन्होंने बोला कि भैया शांति वार्ता कर लेते हैं. अंग्रेज हरा नहीं पाए, गोरखा है बेटा. सो दे सेड शांति वार्ता कर लेते हैं. एंड वेरी फेमस ट्रीटी ऑफ सुगौली हैपेंड. ट्रीटी ऑफ सुगौली इन 1816 में इट वॉज साइन. सो इसका टर्म क्या थे कि कुमाऊं और गढ़वाल में जो भी तुमने कैप्चर किया है वो सारा दो वापस हमें. सो उन्होंने नेपाल ने दे दिया. तुमने सिक्किम और दार्जिलिंग में जो क्लेम बचा रखे हो बहुत अपना कि हमारा है, सारा क्लेम वापस करो, ले जाओ. सो उन्होंने क्लेम छोड़ दिया. और जो साउदर्न तराई रीजन आप लोग जानते होंगे, जो तुम्हारा गोरखपुर वगैरह जो ना नेपाल से यूपी और बिहार का सटा हुआ पार्ट, दैट इज कॉल्ड तराई जोन. बोला कि दक्षिणी तराई जोन में तुम अपना क्लेम छोड़ो. इन्होंने काठमांडू अपना आदमी बिठा दिया. मतलब काठमांडू में आदमी, पहली बार नेपाल से, इंडिया से बाहर काठमांडू में ब्रिटिश रेसिडेंट बैठे वहां कंट्रोल करने के लिए. नेपाल को इस बात के लिए मनाएंगे कि तुम किसी भी विदेशी के साथ में, किसी फॉरेन पावर के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखोगे. एंड ब्रिटिशर्स ने बदले में नेपाल के इंडिपेंडेंस को मंजूरी दी. बोला ठीक है नेपाल तुम इंडिपेंडेंट रहो. इन्होंने नेपाल को कैप्चर नहीं किया. और उनके पीछे इनका मकसद ये हो कि नेपाल का जो जोग्राफिकल टेरेन है और जो इनका गोरखा का मिलिट्री रेपुटेशन है, बोला इतना आसान नहीं है नेपालियों को कंट्रोल करना, भौगोलिक स्थिति के कारण भी और इनके जो आर्मी है, तो इस कारण से इन्होंने वहां पे कैप्चर नहीं किया. इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ ब्रिटिशर्स के लिए कि एक तो नेपाल बन गया एज ए बफर स्टेट भी बन गया चाइना, तिब्बत के और इंडिया के बीच में. दूसरा, इनको हिली रीजन मिल गया. आगे चल के दार्जिलिंग वगैरह में जो इन्होंने एक्सपेंशन किया है, अब देखो कि दार्जिलिंग हिल्स में टी प्लांटेशन वगैरह इसी के बाद शुरू होता है. तो दार्जिलिंग हिल्स कैप्चर कर दिया और दार्जिलिंग हिल्स में दे स्टार्टेड पर्पसफुली, जानबूझ कर उन्होंने टी प्लांटेशन स्टार्ट करवाया. तो इट ओनली बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस. और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने इस लड़ाई में सीखा गोरखा बहुत अच्छे बहादुर आर्मी पर्सन हैं. सो इन सबों को इसी टाइम से ब्रिटिशर्स अपने आर्मी में बहाल करने लगे और ये आज तक चला आ रहा है. ये गोरखा को एक हमारा प्रॉपर एक रेजिमेंट ही होता है, गोरखा रेजिमेंट. सो गोरखा रेजिमेंट है. सो दिस इज हाउ वी सॉ लॉर्ड हेस्टिंग्स. ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग टाइम ने बहुत कुछ देखा. इसके बाद हम 2-3 बड़े बड़े और नाम है. विलियम बेंटिक, ये मेजर रिफॉर्म के लिए इसी टाइम पे विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा. एंड नेक्स्ट इज लॉर्ड डलहौजी. Then we will end up. So I think 45 minutes, 1 hour is left. Then we will see 1857 revolt. So let's wind up. Thank you for watching. Let's meet in the next lecture.